नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड जेपी वर्मा। आज आपको कोशिका के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं आपसे। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं या जितने भी जीवधारी होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं दोस्तों। तो हमारे मन में ये विचार आता है, क्या कोशिकाएं जब से इस पृथ्वी पर जीवधारियों की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है, उस समय से कोशिकाएं वैसे ही हैं, या जैसी कोशिका पहले बनी थी वैसी ही कोशिका अभी तक है, या उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, या कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं? तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हम सभी लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, टाइप ऑफ सेल्स, कोशिका में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, हमने बताया था आपको, पहले भी बता चुके हैं कि कोशिका के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसका केंद्रक, न्यूक्लियस। कोशिका का केंद्रक जो कोशिका के अंदर होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। और ये केंद्रक इस पूरी कोशिका को, जो जितनी भी सेल है, ये इस पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। केंद्र जो होता है इस पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है, और इसी केंद्र की ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे कोशिकाएं जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं मुख्य रूप से। और हमने यहाँ पर 3 टाइप की कोशिकाओं की बात की है। 3 टाइप की कोशिकाएं हमने लिख रखी हैं, उनको आगे बताते हैं दोस्तों। तो केंद्र के आधार पे कोशिकाएं जो होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और दूसरी कोशिका को हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं दोस्तों। प्रो, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। और कैरियन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव या ओल्ड कह लेते हैं, मतलब जो बहुत पहले शुरू में बना हो, बहुत ओल्ड हो, ओल्ड मॉडल हो गया हो, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव सेल। दूसरा दोस्तों है यूकैरियोटिक। यू का मतलब है यहाँ पर ट्रू, यू का मतलब ट्रू, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, पूर्ण केंद्रक पाया जाता है, उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक होता है, अपूर्ण केंद्रक होता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं दोस्तों। इसका प्रिमिटिव को आप ऐसे समझिए कि जैसे जब हम लोगों के यहाँ मोबाइल लॉन्च हुआ, अभी तो हम लोग पास 3G 4G 5G स्पीड के मोबाइल, बहुत ही स्मार्ट मोबाइल हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन हैं। लेकिन शुरुआत में जब मोबाइल नया नया आया था, वही 2097-8 के समथिंग, तो उस समय क्या होता था, मोबाइल बहुत ही भद्दा, बड़ा, मोटा सा और ब्लैक एंड वाइट, और उससे केवल हम लोग बात कर सकते थे। वो मल्टीमीडिया भी नहीं होता था कि उससे हम फोटो, कैमरा, गाना, ये सब चीजें नहीं कर सकते थे। अब तो हम मोबाइल से सारे फंक्शन कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो अभी जो मोबाइल है हमारा बहुत ही एडवांस मोबाइल है। लेकिन जो वो शुरुआत में जब लॉन्च हुआ था जिस समय मोबाइल, उस समय जो मोबाइल था वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज का मोबाइल था, और उसमें चेंजेज होते गए, उसमें एडवांसेड उसके जो भी जरूरतें हुई उनको हम देते गए उसमें। और आज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही स्मार्ट मोबाइल, एंड्रॉइड फोन, 3G 5G 4G की स्पीड के मोबाइल हैं मार्केट में। वैसे ही दोस्तों, जिस समय इसकी ओरिजिन हुई होगी कोशिका की, तो उस समय जो कोशिका बनी होगी, जो बहुत ही सिंपल फॉर्म की कोशिका रही होगी, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है, इट हैज वन इनवॉल्व ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिका ऐसी होती कि उसके अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं, वो सारे के सारे कोशिकांग केवल एक ही मेम्ब्रेन के बने होते हैं, सिंगल इनवॉल्व के होते हैं उसके सेल ऑर्गेनेल। उसमें डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वन इनवॉल्व ऑर्गेनाइजेशन,
इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी सिंगल, जैसे राइबोसोम्स है वो सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, तो राइबोसोम्स तो प्रेजेंट होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है जिसकी मेम्ब्रेन जो होती है डबल लेयर की बनी होती है, ऐसे आर्गेनेल वहां पर सभी के सभी एब्सेंट होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी शुरुआत में, जो सेल्स बनी थी प्रिमिटिव सेल्स, उनमें वन इनवेलप ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल तो उपस्थित थे, लेकिन डबल भित्ति वाले सेल ऑर्गेनेल जो थे वो अनुपस्थित थे। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर जो कोशिका विभाजन होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, आगे चल के हम बताएंगे। और उनमें क्रोमोसोम्स का कोई भी रोल कोशिका विभाजन में नहीं होता है। जब सेल डिवीजन होता है, जिसमें न्यूक्लियस का विभाजन होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, उस समय इसमें एक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से स्पिंडल्स बनते हैं। इन स्पिंडल्स का प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई रोल नहीं होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। और इसमें एक बहुत ही सिंपल टाइप का सेल डिवीजन होता है, जिसको बोलते हैं दोस्तों एमाइटोसिस। ए मीन्स का नहीं, माइटोसिस का मतलब काउंट किया जाता है क्रोमोसोम से, मतलब एक ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें क्रोमोसोम्स का कोई रोल नहीं होता है। इस टाइप का कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, एमाइटोसिस। और वहीं पर अगर हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका को देखें दोस्तों, तो इसमें जो सेल डिवीजन होता है ये माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स को सेल डिवीजन के समय काउंट किया जाता है। क्रोमोसोम्स का बहुत बड़ा रोल होता है और इसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है दोस्तों कोशिका विभाजन के समय। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, और इस टाइप के कोशिका विभाजन को हम कहते हैं माइटोसिस। और ये डिवीजन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, और इसमें क्रोमोसोम्स भाग लेते हैं दोस्तों, ये मैंने लिख दिया है, क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। और इस प्रकार के कोशिका विभाजन को हम एमाइटोसिस टाइप का कोशिका विभाजन कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेल डिवीजन में टेक पार्ट नहीं करते, कोई इनका रोल नहीं होता, ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, पॉइंट है इसका थर्ड पॉइंट। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, मैंने पहले ही बताया, केंद्रक के आधार पर ही इसको डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इंसिपिएंट का मतलब बहुत ही सिंपल न्यूक्लियस। सिंपल न्यूक्लियस का मतलब है दोस्तों कि इसका जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको यहाँ पर बनाते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ये कोशिका होती है और कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये केंद्रक है दोस्तों, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, दोहरी भित्ति वाली डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं दोस्तों, यही आगे चल के क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, इतनी सारी चीजें मिलके एक ट्रू न्यूक्लियस का निर्माण करती हैं, एक वास्तविक केंद्र का निर्माण करती हैं, या एक न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती हैं। उसमें क्या क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, क्रोमैटिन थ्रेड्स हो गए, न्यूक्लियोलस हो गया और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये चार चीजें मिलके एक ट्रू केंद्रक या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। ये सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल्स में तो होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, मेन से चारों चीजें होती है। उसमें डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, क्रोमैटिन थ्रेड्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के अंदर होगा। ये सारी चीजें जो होती हैं, चारों चीजें किसमें होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन ये चारों चीजें यहाँ पर एब्सेंट होती है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही सिंपल न्यूक्लियस होता है, जैसे आज का एंड्रॉइड फोन है उसमें
हम सारी चीज़ें इंटरनेट भी चला सकते हैं, कंप्यूटर के सारे काम भी कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मतलब बहुत ही एडवांस हो गया इस टाइप का हो गया। लेकिन जो शुरुआत में मोबाइल आया था दोस्तों, उसमें हम केवल बात ही कर सकते थे। बहुत ही सिंपल टाइप का न्यूक्लियस था। और इस प्रकार के न्यूक्लियस को जिसमें ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं और इसका न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है डायरेक्ट इसके साइटोप्लाज्म में भरा रहता है। और इस टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलाई। ओके, तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, क्रोमैटिन थ्रेड हो, न्यूक्लियोलस भी हो उसके अंदर और न्यूक्लियोप्लाज्म हो। ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन से एक संगठित तरीके से व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इनका साइटोप्लाज्म। ऐसे भी डायरेक्ट न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में मिला रहता है और बहुत ही सिंपल टाइप का न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। फिर आती है दोस्तों सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है। यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन की फैक्ट्री होते हैं दोस्तों। ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं राइबोसोम्स। और यहाँ पर जो राइबोसोम्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है। यहाँ पर केवल एक ही प्रकार के राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं 70S। लेकिन यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल होती है यहाँ पर 70 और 80 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वहां पर 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वहां पर केवल 70S राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। और राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होते हैं। और इसके बाद बात आती है दोस्तों डीएनए जो होता है, यहाँ पर सर्कुलर डीएनए होता है। और ये सर्कुलर डीएनए जो होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। ये एक कंडेंस फॉर्म प्रोटीन होता है जो डीएनए को बहुत ही कंडेंस कर देता है। और ये 4 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। और ये ऑक्टामर के फॉर्म में प्रोटीन्स अटैच रहते हैं इस प्रकार से। और इसके ऊपर इस तरीके से डीएनए बाइंड रहता है, घुमा रहता है। जहां जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में सर्कुलर डीएनए होता है। और ये सर्कुलर डीएनए जो होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। वहां पर मतलब ये जो प्रोटीन्स हैं ये अनुपस्थित होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 एंड H4 इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टामर आर एब्सेंट। लेकिन यहाँ पर ये चीजें जो होती हैं डीएनए जो होता है लीनियर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल फॉर्म में डीएनए होता है। और यहाँ पर जो होता है ये डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स H2A, H2B, H3 एंड H4 ये प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं की उपस्थिति के कारण डीएनए जो होता है बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में, जो 6 फीट का डीएनए होता है वो 0.6 मिलीमीटर स्पेस में कंडेंस हो जाता है। 0.6 मिलीमीटर स्पेस में डीएनए जो होता है ये कंडेंस हो जाता है दोस्तों। फिर यहाँ पर लिखा है दोस्तों अगला पॉइंट आता है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में डबल मेम्ब्रेन मतलब दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग, दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग यहाँ पर बनाते हैं दोस्तों। दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सी इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी रहती है कोशिका की। लेकिन यहाँ पर जितने भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये भी एब्सेंट होते हैं। क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, गॉल्जी वर्गी दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER कहते हैं। ये सारे जितने दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गई,
ये सारे के सारे कोशिकाएं जितने भी डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल सिंगल इनवलप वाले सेल ऑर्गेनल होता है। मैंने पहले ही पॉइंट दिया है, वन इनवलप ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो ये सारी की सारी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये बहुत अच्छे से पाए जाते हैं, क्योंकि एडवांस टाइप की है और इसमें मल्टीमीडिया और एंड्रॉइड और वीडियो ये सारी चीजें होंगी, तो वो यही है। क्लियर। दूसरा इसके जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो घूमता रहता है। तो इसमें प्रायः ये देखा गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट अनुपस्थित होता है, लेकिन ये इसमें यूजली मुख्यतया इसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट ये होता रहता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो होता है ये होता रहता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी यहाँ पर द्रव्य भरा होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें एक प्रकार का मूवमेंट होता है जिसे स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट यूकैरियोटिक सेल्स में तो होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट सेल भी इसको कहते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, या इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसके एग्जाम्पल में दोस्तों क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के? पहला तो माइकोप्लाज्मा है, इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर सेल पाल जो होती है उपस्थित होती है और ये स्मॉलेस्ट सेल होती है। दूसरा बैक्टीरिया बहुत ही कॉमन है, बहुत ही उपयोगी भी है और बहुत सी डिजीज भी फैलाता है। बैक्टीरिया जीवाणु जो होते हैं ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत ही आते हैं। और तीसरा है ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है। और इसकी सेल ये देखो यहाँ पर बनाई है हमने, इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में सेल होती है। इसकी सेल वॉल जो होती है बहुत ही थिन होती है और म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। और इसका न्यूक्लियस जो होता है इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलाइड बोलते हैं या न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। और इसमें 70s के राइबोसोम्स केवल उपस्थित होते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म का इसका स्ट्रक्चर होता है। और इस तरफ मैंने यूकैरियोटिक कोशिका का ये डायग्राम में बना रखा है। वेल ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इसका एंडोस्केलेटन बनाते हैं। उसके मध्य में एक बड़ा सा सेल ऑर्गेनल होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं। और केंद्रक जो होता है यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें क्रोमैटिन थ्रेड्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोल मेम्ब्रेन सब कुछ उपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर उपस्थित होती हैं। और यहाँ पर H1SH2 जो हिस्टोन प्रोटीन होती है जो डीएनए को कंडेंस करती है, 6 फीट के डीएनए को 0.6 मिलीमीटर स्पेस में इसको पैकअप कर देती हैं। वो चीजें प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती हैं और यहाँ पर उपस्थित होती हैं। और इसके एग्जाम्पल दोस्तों इन सेल्स को छोड़ के, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया को छोड़ के प्रोटोजोआ से आगे जो भी हम जीव जंतु पढ़ेंगे, जितने भी प्लांट्स पढ़ेंगे, वो सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं। उनमें जो सेल्स होती हैं वो सब यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और एक और इसी के साथ में एक ग्रुप है छोटा सा, डायनोफ्लैजिलेट। ये एल्गा का ग्रुप है दोस्तों। इसमें डिफरेंट टाइप के सेल की कैटेगरी में इसको रखा गया है, डायनोफ्लैजिलेट को। इसको बोलते हैं मीजोकैरियोट। मीजो का मीन्स मध्य, मतलब एक ऐसी एल्गा का एक ऐसा ग्रुप है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो टाइप ऑफ सेल्स है उसके मध्य में आता है। होता क्या है, इसमें न्यूक्लियस तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है दोस्तों, मतलब न्यूक्लियस जो केंद्रक यहाँ पर होता है मीजोकैरियोटिक सेल्स में, इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड केंद्रक होता है, मतलब उसमें केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन धागे, मतलब यहाँ पर चारों चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन थ्रेड और न्यूक्लियोलस
ये सबके सब प्रेजेंट होता है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज केंद्रक होता है मीजोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और ये किसका करेक्टर है दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का। तो ये करेक्टर जो इसका है ये मिलता है यूकैरियोटिक लाइक यूकैरियोटिक से। ये करेक्टर इसका जो है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलता जुलता है। और इनमें जो डीएनए होता है दोस्तों, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इस डीएनए में H2A, H2B, H3 एंड H4 जो लिंकर प्रोटीन है, ये जो पैकिंग प्रोटीन्स हैं हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रोटीन्स यहाँ पर अब्सेंट होती हैं इसमें। और ये करेक्टर दोस्तों किससे मैच करता है इसका, प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोट से मतलब एक ऐसी कोशिका जिसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब वेल ऑर्गेनाइज केंद्रक है, और प्रोकैरियोटिक मतलब इनका जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक से मैच करता है। इनको मीजोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत रखते हैं। और इनमें जो सेल डिवीजन होता है यहाँ पर एमाइटोटिक होता है, जहाँ पर क्रोमोसोम्स का कोई रोल नहीं होता है सेल डिवीजन में। और यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जहाँ पर क्रोमोसोम्स का पूरा पूरा रोल होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होते हैं, क्रोमोसोम्स का बाकायदा डिवीजन होता है इनमें। और यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का सेल डिवीजन होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं डायनोमाइटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डायनोमाइटोसिस। और इसी के आधार पर इसको हम डायनोफ्लैजिलेट, ये एक शैवाल का ग्रुप है, उसके अंतर्गत इसको रखते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के लक्षण उपस्थित होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट इसका एक ही एग्जाम्पल है। और हमारी समझ में अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही शुरुआत में बहुत ही सिंपल टाइप की जो सेल्स बनी उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहती हैं। और जो धीरे धीरे एडवांस होती गई कोशिकाओं में कॉम्प्लिकेशंस आते गए और बहुत ही एडवांस सारे फंक्शन करने के लिए जो रेडी हुई सेल्स उनको यूकैरियोटिक कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो सेल्स उनको मीजोकैरियोटिक सेल्स। इसका एग्जाम्पल डायनोफ्लैजिलेट, ये एल्गा का एक ग्रुप है। और इसका एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक का माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया ब्लोगेरिनेल्गा है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रोटोजोआ से लेके आगे मैमल तक जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया और ब्लोगेरिनेल्गा को छोड़ के जितने भी प्लांट्स हैं और डायनोफ्लैजिलेट को छोड़ के वो सबके सब यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, लाइक करिएगा दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है। और अपने सुझाव और शिकायतें जरूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।